हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन इकाई 7 डी और एफ ब्लॉक के तत्व। यह इस अध्याय का पहला भाग है और ये माह दिसंबर 2020 का सिलेबस है। तो हम एक एक करके इसके कई पार्ट्स लाते रहेंगे और ये चैप्टर आप लोगों का बहुत जल्द पूर्ण कराएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने जो सिलेबस का जो डिस्ट्रीब्यूशन जारी किया था उसमें दिसंबर में डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उपसहसंयोजी यौगिक ये दो चैप्टर दिए गए हैं। और इस अध्याय का ये जो ब्लूप्रिंट है ये मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में से 5 नंबर के प्रश्न आने हैं और 5 नंबर का केवल एक प्रश्न आना है। परंतु अभी जो जिस टाइप का पैटर्न चलता है उसमें 5 नंबर के सीधे प्रश्न नहीं दिए जाते, उसे 2-2, 1 या 2.5-2.5 नंबर के 2 प्रश्नों में बांट दिया जाता है। और उपसहसंयोजी यौगिक में से आपको 3 नंबर का केवल एक प्रश्न ही पूछा जाएगा। तो इस प्रकार ये दोनों अध्याय मिला के 70 में से कुल 8 नंबर का वेटेज दिया गया है। हम जो 40% सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग डी और एफ ब्लॉक के तत्व में के लिए 8 पीरियड जो है वो अलॉट किए गए हैं। 8 कालखंड में इसे पूर्ण करना है। तो इसमें देखिए सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातु की उपलब्धता और सामान्य गुण, प्रथम संक्रमण श्रेणी के धातु के गुणों में सामान्य प्रवृत्ति, धात्विक गुण, आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, आयनिक त्रिज्या, रंगीन आयन का बनना, उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, अंतराकाशी यौगिकों का बनना, मिश्र धातु निर्माण और अंत में लेंथेनाइड के बारे में बताया गया है। तो 1 बाय 1 करके हम ये सारे टॉपिक डील करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और जो 3D श्रेणी है प्रथम श्रेणी उसका परमाणविक और आयनिक त्रिज्या, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, इन सब के बारे में हम आज पहले पढ़ेंगे। तो सामान्य परिचय में देख लेते हैं कि आवर्त सारणी में जो वर्ग 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व, वर्ग 3 से लेकर 12 तक का जो वर्ग है उसे हम डी ब्लॉक के अंतर्गत लेते हैं। तो वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में भरा जाता है उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। इनका स्थान एस और पी ब्लॉक के मध्य में होता है और ये एस और पी के बीच के गुण दर्शाते हैं, इसीलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें ये इस साइड पे यहाँ पे ये एस ब्लॉक है और इस तरफ पी ब्लॉक है। दोनों के बीच में बिल्कुल सैंडविच वाली कंडीशन, दोनों के बीच में यहाँ पर डी ब्लॉक प्रेजेंट है। डी ब्लॉक में आप यहाँ पे 4 श्रेणी देख सकते हैं। एक स्कैंडियम से लेकर जिंक पे ख़त्म हो रही है, दूसरी एट्रियम से लेकर कैडमियम पे, तीसरा जो है वो लेंथेनम से लेकर मरकरी तक और लास्ट में एक्टिनियम से लेकर सीएन। अब ये जो लास्ट वाला जो श्रेणी है ये अपूर्ण माना जाता है, इसीलिए बहुत जगह पर बहुत सारी बुक्स में आपको केवल 3 श्रेणियों के बारे में ही बताया जाता है। तो संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जिनके परमाणु या आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी उपकोष अपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि परमाणु या आयन दोनों में से किसी एक में अपूर्ण डी उपकोष होने चाहिए। तो जिंक, कैडमियम और मरकरी को कभी कभी ये प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको पढ़ाते समय मेंशन किया है कि वर्ग 12वें वर्ग में उपस्थित जिंक, कैडमियम और मरकरी इन तीनों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, जबकि अगर आप इनकी पोजीशन देखेंगे तो डी ब्लॉक में ही दिखाई देती है। तो ये तत्व जो है ये परमाणु और आयनिक किसी भी रूप में इनका डी उपकोष जो है ये पूर्ण रूप से ही भरा रहता है, अर्थात D10 ही रहता है, इसीलिए इनको हम संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। अब इसकी 4 श्रेणियाँ बताई गई हैं, 3D, 4D, 5D और 6D। लेकिन ये जो 6D श्रेणी है ये अपूर्ण है और इसमें जो भी तत्व आपको पीरियोडिक टेबल पर दिखाई देते हैं वे मानव निर्मित हैं और अत्यंत ही अस्थायी हैं। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो n-1 D 1 to 10, डी में 1 से लेकर 10 तक के इलेक्ट्रॉन और ns 0 होता है। डी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम n-1 डी अथवा ns कक्षकों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम होने के कारण कुछ तत्वों में ns कक्ष से इलेक्ट्रॉन कूदकर n-1 डी में संक्रमित कर जाते हैं, इसीलिए हम इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं और इस कारण डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अपवाद पाए जाते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी क्रोमियम और कॉपर के बारे में, जिसमें अगर हम अकॉर्डिंग टू रूल जाएँ, नियम के अनुसार जब हम जाते हैं तो कॉपर का परमाणु क्रमांक जो है वो 29 होता है। तो लास्ट में हम लिखते हैं 3D 4s2 3D 9, परंतु ऐसा नहीं होता। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाता है और आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलता है 3D 10 4s1। ठीक ऐसे ही क्रोमियम में भी होता है 3D 5 4s1। तो ये जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि
चूँकि यहाँ पर 3D और 4s के ऊर्जाओं में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके एक कक्षक से दूसरे कक्ष में आ सकते हैं। इसके बाद आगे देख लेते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को उनके कक्षक भरने के श्रेणी के हिसाब से 4 श्रेणियों में बांटा गया, जो अभी अभी आपको दिखाया गया था, 3D, 4D, 5D और 6D। तो यहाँ पर ये आप इसका ये इसका चित्र देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये स्कैंडियम से चालू होकर जिंक तक, इट्रियम से चालू होकर कैडमियम तक। अब ये वाले में आप देखिए, ये यहाँ पे UNN, UNNU, UND, इसका नियम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आवर्त श्रेणी पढ़ते समय, जो इसमें 11th क्लास का वीडियो अपलोड है, कि हम IUPAC नाम आफ्टर 100 एलिमेंट का कैसे देते हैं। नियम, अनियम, बियम, इस तरीके से इसका नाम जो है वो रूल के अकॉर्डिंग नाम इसका दिया जाता है। तो यदि वो आपको देखना है तो आप इसमें 11वीं का जो आवर्त सारणी वाला टॉपिक है वो देख सकते हैं। तो ये 4 श्रेणी यहाँ पे दी गई। कोई कोई बुक में केवल 3 श्रेणी भी दी हुई रहती है। डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य गुण देख लेते हैं। डी ब्लॉक तत्व सभी के सभी धातुएं होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक हैं। इसमें डी ब्लॉक में लंबवत समानता ना होकर क्षैतिज समानता होती है। देखिए, जब हम लोग एस और पी ब्लॉक पढ़ते हैं तो हम वर्ग में समानता की बात करते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे आने पर, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक जैसा रहता है, इसीलिए उसमें आपको समानता दिखाई देती है। परंतु डी ब्लॉक के में ये खासियत होती है कि इनमें लंबवत यानी कि बाएं से दाएं में भी काफ़ी समानताएं पाई जाती हैं। इनमें उत्प्रेरकीय गुण होता है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, रंगीन यौगिक बनाते हैं, मिश्र धातु का निर्माण भी करते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और एक से अधिक ऑक्सीकरण संख्याएं भी दर्शाते हैं, आघातवर्धनीय, तन्य, कठोर होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। ये सारे इनके गुण हैं। आप लोगों को इनमें से स्क्रीनशॉट खींचकर आप नोट्स भी अपने तैयार कर सकते हैं। ये परिवर्तीय ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं, अर्थात अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाएंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने योग्य है कि कैडमियम, मरकरी और जिंक, ये 3 अपवाद को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी तत्व अति कठोर और अल्प वाष्पशील होते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये अति कठोर क्यों होते हैं, उच्च गलनांक क्यों होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि डी ब्लॉक के तत्व का गलनांक उच्च क्यों होता है, जबकि धातुएं तो एस ब्लॉक में भी प्रेजेंट हैं। तो इसका कारण ये है कि जो अंतरा परमाणविक धात्विक बंध होता है उसमें NS के इलेक्ट्रॉन के अलावा N-1 डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन की भी भागीदारी रहती है। तो जैसे जैसे धातु मतलब इनका जो परमाणु भार है, जितनी ज़्यादा हैवी मेटल्स रहेंगी, भारी धातुएं होती जाएंगी, तो उनका जो धातु धातु बंध है वो प्रबल होते जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता जाता है। इसके अलावा उच्च गलनांक के साथ साथ इनमें बहुत उच्च कणन एंथैल्पी भी होती है। अभी कणन एंथैल्पी क्या होती है इसको भी जान लीजिए। जो धातु के क्रिस्टल हैं उसमें से परमाणु के रूप में अलग करने के लिए आपको जितनी ऊर्जा चाहिए होती है, और धातु के जालक क्रिस्टल में से धातु का परमाणु बनाने के लिए आपको जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी और जो एंथैल्पी में परिवर्तन होगा वही कणन एंथैल्पी कहलाएगा। तो ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कणन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब क्रिस्टली धातु की धात्विक जालिका को परमाणु में तोड़ा जाता है। अब यहाँ पर आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये आपका 3D सीरीज है, तीसरा यानी कि सबसे प्रथम श्रेणी है ना। ये जो सेकंड वाला जो पिंक वाला ग्राफ आपको जो दिखाई दे रहा है ये सेकंड ट्रांजिशन श्रेणी यानी कि द्वितीय संक्रमण श्रेणी है, और ये ऊपर वाला तृतीय। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि गलनांक है, ये प्रथम श्रेणी का यानी कि 3D सीरीज का सबसे कम है, 4D का उससे अधिक है और 5D का उससे भी अधिक है। इसमें भी आप देखिए कि जो D5 वाले तत्व हैं, जैसे क्रोमियम में 3D5 होता है, मोलिब्डेनम में आपका 4D5 होता है, टंगस्टन में 5D5 होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वही सबसे ज़्यादा गलनांक वाले यौगिक हैं। ये यहाँ पर खास बात है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए, अगर हम मैग्नीज और टेक्टिनियम, ये 2 धातु को छोड़ दें, मैग्नीज और टेक्टिनियम, ये रही मैग्नीज और ये रहा TC यानी कि टेक्टिनियम, इन दोनों में बस आपको कमी देखने को मिल रही है इनके गलनांक में। बाकी सब में पहले ये कंटिन्यू बढ़ता है, D5 तक बढ़ता है, फिर स्लोली ये घटते जाता है। ये ट्रेंड जो है वो इनके गलनांक का देखने को मिलता है। इसके अलावा इसका जो कणन एंथैल्पी का जो ये ग्राफ दिया हुआ है,
तो यहाँ पर भी ये देखिए आप, ये सबसे नीचे वाला ग्राफ जो है ये प्रथम संक्रमण श्रेणी यानी कि 3D का है, बीच वाला ग्राफ जो है वो द्वितीय संक्रमण श्रेणी यानी कि 4D का है, और जो तीसरा ग्राफ है जो सबसे ऊपर है वो आपका थर्ड सीरीज यानी कि तीसरी श्रेणी 5D का दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि कर्नल एंथैल्पी के लिए भी आपको सेम ट्रेंड देखने को मिलता है जो आपको इसके लिए मिल रहा है मेल्टिंग पॉइंट के लिए यानी कि क्वथनांक के लिए। तो इसका कारण ये रहता है कि जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतना ज़्यादा इनका धात्विक बंध जो है वो प्रबल बनता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। द्वितीय और तृतीय श्रेणी की धातु की कर्नल एंथैल्पी बहुत अधिक होती है। भारी धातुओं में अंतरापरमाणविक धात्विक बंध ज़्यादा आसानी से और प्रबलता से बनते हैं, इसीलिए डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल होता है। यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक था जिसे मैंने करेक्ट कर दिया है। डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का होना विशेष रूप से अनुकूल होता है। मैग्नीज और टेक्टिनियम के अलावा किसी भी श्रेणी में धातुओं के गलनांक D5 विन्यास पर अधिकतम होते हैं तथा बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ गलनांकों में नियमित रूप से कमी आती है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी बंध उतना ही अधिक प्रबल होता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे S और P ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनमें बाह्यतम कोश जो बाह्यतम होता है केवल वही होता, परंतु यहाँ पर 4s के अलावा जो बाह्यतम के ठीक पहले वाला कक्षक है यानी कि D वाला, वह भी संयोजी कोश की भांति कार्य करता है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, परमाणुविक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या। तो परमाणु या आयन के नाभिक तथा बाह्य कोश से जो नाभिक की दूरी होती है उसे ही हम परमाणुविक या आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो परमाणुविक त्रिज्या का मान जो है वो हमेशा आयनिक त्रिज्या के मान से अधिक होता है। चूंकि ये धातुएं धन आयन बनाती हैं तो धनायनिक त्रिज्या का मान हमेशा परमाणुविक त्रिज्या के मान से कम रहेगा। तो जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो तीसरे से सातवें वर्ग तक परमाणुविक त्रिज्या पहले घटती है, इसके बाद 10वें वर्ग तक बराबर रहती है, इसके पश्चात 11 और 12वां में फिर थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो आपको इसका ट्रेंड जो है थोड़ा अलग तरह का देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए मैंने ग्राफ भी इसका प्लॉट किया है, 1 मिनट। ये देखिए आप इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो रेड वाली लाइन दिखाई दे रही है, ये सबसे नीचे जो है ये आपकी 3D सीरीज़ के लिए है, यानी कि स्कैंडियम से जिंक वाला जो है उसके लिए, और जो ये बीच वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाला द्वितीय संक्रमण श्रेणी के लिए, और जो तीसरी लाइन दिखाई दे रही है वो तृतीय श्रेणी के लिए है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमाणुविक त्रिज्याएं पहले घटती जा रही हैं और उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी वृद्धि होती है। तो इस तरह का ट्रेंड इसमें चलता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो ये बताया गया है कि बाएं से दाएं चलने पर पहले घटेगी, फिर थोड़ी लगभग बराबर रहती है, उसके बाद फिर से वृद्धि होती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लगातार पहले घटा, उसके बाद फिर आपको ये वाले एरिया में लगभग बराबर जैसा दिखाई देता है और उसके बाद फिर थोड़ा सा वृद्धि होता है। तो अब ये ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझ लेते हैं। बाएं से दाएं चलने पर तीसरे से सातवें वर्ग तक अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। देखिए जैसे स्कैंडियम में पहले क्या है 3D1 है, 3D2 हुआ, 3D3 हुआ, 3D5 हुआ, बढ़ते गई। उसके बाद डी इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। अब जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट या जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं या परिरक्षण प्रभाव भी कहा जाता है, इसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो 3D इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा, जो F के कक्षक के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबल परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं, जबकि D के जो होते हैं वो दुर्बल परिरक्षण प्रभाव दर्शाते हैं। तो सातवें वर्ग तक परिरक्षण प्रभाव की तुलना में प्रभावी नाभिक की आवेश बढ़ने से परमाणुविक त्रिज्या घटती जाती है। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ से परमाणुविक त्रिज्या लगातार घटती गई, ठीक। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, परिरक्षण प्रभाव दुर्बल है, नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इनका आकार घटते जाता है। उसके बाद जैसे ही युग्मन शुरू होता है, अयुग्मित के बाद क्या होते जाएंगे, युग्मन शुरू हो जाएगा। जैसे 3D6 हुआ तो अब केवल कितने 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए। 3D7 हुआ तो केवल 3 ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह गए। तो युग्मन शुरू हो जाता है। तो इसके कारण अब परिरक्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, जो बढ़े हुए प्रभावी नाभिकीय आवेश को संतुलित कर देती है। तो इस वजह से अब उसके आकार में ज़्यादा कमी नहीं आएगी और वृद्धि होने लगती है। तो 10वें वर्ग तक परमाणु त्रिज्या लगभग बराबर रहती है। 11वें और 12वें वर्ग में डी उपकोष के सभी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने से परिरक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश की तुलना में काफ़ी अधिक हो जाता है। इस कारण इनके वर्गों में परमाणुविक त्रिज्या का मान बढ़ने लगता है। अब ये परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार कैसे बढ़ेगा यह भी हम आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। तो डी ब्लॉक में एक वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर 3D की तुलना में 4D
श्रेणी के तत्वों का आकार बड़ा होता है, लेकिन 4D और 5D के तत्वों का आकार लगभग समान होता है, ऐसा क्यों? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए चूंकि ये यही टॉपिक से रिलेटेड था, इसीलिए मैंने ये प्रश्न यहाँ पर लिया है। तो 3D श्रेणी में चलने पर कोशों की संख्या बढ़ने के कारण आकार में वृद्धि होती है। कहाँ से? 3D से 4D में। लेकिन 4D से 5 में जब आप आते हैं तो ध्यान दीजिए कि 5D श्रेणी में आंतरिक F कक्षकों की उपस्थिति के कारण दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण उत्पन्न लेंथेनाइट संकुचन का प्रभाव पाया जाता है। इस कारण 4D और 5D श्रेणी के तत्वों का आकार लगभग बराबर हो जाता है। अभी हम आपको श्रेणी दिखा रहे थे, तो इस श्रेणी में जब हम 5D वाले में पहुंचते हैं तो लेंथेनम के बाद के 14 तत्व F ब्लॉक में आ जाते हैं। तो लेंथेनम के बाद जो अगला तत्व आता है 5D सीरीज में, उसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन तो D कक्षक में प्रवेश करते हैं, परंतु उसमें पूर्ण भरे हुए F इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं। तो F इलेक्ट्रॉनों के कारण लेंथेनाइट संकुचन प्रभाव उत्पन्न होता है, इसीलिए इनके आकार में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होते। आयनिक त्रिज्या का भी ट्रेंड देख लेते हैं। जैसे संक्रमण श्रेणी के तत्व धात्विक प्रकृति के कारण धन आयन बनाते हैं तथा इनकी त्रिज्या जैसा कि अपेक्षित है परमाणु से कम होती है, जिससे वे संबंधित होते हैं। तो द्विसंयोजी वाले आयनों की त्रिज्या का ये यहाँ पर तुलनात्मक टेबल दिया हुआ है, परंतु प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत सारे ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, केवल +2 नहीं दर्शाते। तो यहाँ पर केवल +2 का कंपैरिजन किया गया है, जिसमें आप देख सक रहे हैं कि ये टाइटेनियम से लेकर जिंक तक लगातार पहले घटते जाता है, उसके बाद फिर लास्ट में जिंक में पहुंचने पर फिर से बढ़ जाता है। तो ये इस तरह का ट्रेंड आयनिक त्रिज्या में देखने को मिलता है। आज के लिए केवल इतना ही। अगला वीडियो हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। अगले वीडियो में हम परिरक्षण प्रभाव का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। आयनन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयनों का बनना, उत्प्रेरकीय चुंबकीय गुण, संकुल यौगिकों का बनना, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण और मिश्र धातु का बनना। इस हेडिंग के अंडर हम ये चैप्टर को आगे कंप्लीट करेंगे और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये वीडियो हम नेक्स्ट 1 या 2 दिन में ही अपलोड कर दें, ताकि जल्दी से आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, हम आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जल्दी अपलोड करेंगे। आप उससे अपना नोट्स तैयार करिए और याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि असाइनमेंट की तरह आपको क्वेश्चन आंसर देख के लिखने नहीं मिलेगा। एनुअल एग्जाम में आपको अपनी मेहनत से खुद ही अपना एग्जाम देना होगा अकेले। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे भी हम आपके काम के वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट के लाते रहेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।